अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग 2025 का आईबीए का सिंध का पेपर फिजिक्स वाला पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, बिफोर गेटिंग टू द पेपर आई वांट टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स जो कि आई बिलीव कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली दो स्टूडेंट जो कि 2026 में एमडी देने वाले हैं। तो इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनना। मेरा बेटा याद रखना कि जब भी 2025 से पहले आपके पास फिजिक्स का पेपर आया है या फिर कोई भी पेपर आया है एमडी का, उस पेपर के अंदर बिफोर 2025 लेट्स से फिजिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग फिजिक्स सॉल्व करने वाले हैं। 54 से 56 सवाल होते थे फिजिक्स के। उन 54 से 56 सवालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आपके कह लो कि न्यूमेरिकल थे वो 5 से 6 होते थे मैक्स। 2025 में हमने देखा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि सिर्फ और सिर्फ 36 सवाल थे फिजिक्स के, इन दो 36 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको प्रॉपरली सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना कि अब एमडीकैट उतना आसान नहीं होने वाला जितना प्रीवियस साल में होता था। सर, आपको कैसे पता कि नेक्स्ट ईयर का पेपर भी उतना ही मुश्किल आएगा या उतना ही सॉल्वेबल आएगा? तो उसकी सिंपल सी वजह यह है कि 2025 का पेपर इसलिए मुश्किल आया था क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वी ऑब्जर्व यूनिफॉर्म क्वेश्चन बैंक। और 2026 के अंदर भी एग्जैक्टली सेम होने वाला है। यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व अ यूनिफॉर्म क्वेश्चन बैंक। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अब जब तैयारी करो तो कीप इन माइंड कि न्यूमेरिकल उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। सही, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 127 से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन एक्सिट प्लेन। ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल एक्ट अलोंग। ठीक है, कोई मसला नहीं। आपने सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम वो जिसके ऊपर हमारे पास एक्सिस मौजूद होता है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। सही, ये हो गया बेटा बेटा हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, पहली बात, इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्टली ओवर द एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्टली ओवर द एक्स एक्सिस, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और जुमले में क्या लिखा हुआ है? जुमले में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। चार्ज के मोशन करने को क्या कहते हैं? चार्ज के मोशन करने को करंट कहते हैं। इनफैक्ट इन लोगों ने हमें करंट की डायरेक्शन बता दी है। करंट की डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मौजूद है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं करंट। फिर कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स और जेड के प्लेन के दरमियान है। यानी ये आपका एक्स प्लेन है, आपका जेड प्लेन है, इस प्लेन के दरमियान है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस प्लेन के दरमियान है क्योंकि तो हम लोग एक लाइन बनाते हैं जो कि एक्स और जेड प्लेन दोनों के बीच से निकले। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वहीं पर मौजूद हो, कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि हमें बिल्कुल ही एक्यूरेट नहीं जाना तो जस्ट मेक अ लाइन बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस। मैं बना लेता हूँ हमारी लाइन यहाँ पे। इसको हम लोग कह देते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड रूल याद है? एफ एफ बी आई। फोर्स, फोर्स बता दिए। बी मैग्नेटिक फील्ड बताता है और आई हमारे पास करंट की डायरेक्शन बताती है। करंट की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, राइट हैंड रूल लगाओ। हम यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो नीचे की तरफ आ रही है। यानी मैं कह सकता हूँ जो हमारी फोर्स है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ रही है। यहाँ पे हमारी फोर्स आ रही है, तो सर इसका आंसर होना चाहिए नेगेटिव वाई एक्सिस। गलत। बात यह है कि जब भी राइट हैंड रूल लगाओगे, दिमाग खोल के बात सुनो, जब भी राइट हैंड रूल लगाओगे जब भी राइट हैंड रूल लगाओगे तब याद रखना राइट हैंड रूल हमने बनाया ही पॉजिटिव चार्ज के लिए है। राइट हैंड रूल हमने बनाया ही पॉजिटिव चार्ज के लिए है। इसका मतलब ये है अगर नेगेटिव चार्ज इस्तेमाल करोगे तो डायरेक्शन उल्टी कर दोगे। रिमेंबर दिस, राइट हैंड रूल है पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो अगर हमारे पास जो आंसर था वो नेगेटिव एक्सिस आता था तो हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव एक्सिस नहीं पॉजिटिव एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव चार्ज। आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। क्वेश्चन 128 पे आ जाओ। एक मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि एक लूप के थ्रू गुजर रहा है, और जो लूप का जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर, और उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.5 टी। और जो दूसरी जगह है वहां पे जो फ्लक्स है वो है वो गुजर रहा है एक लूप के थ्रू दैट इज 0, जिसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, और इसकी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, बेसिकली आपको एक दो वायर को कंपेयर करके बोला है कि जो दो वायर हैं उसमें से एक वायर, दोनों वायर का जो फ्लक्स है उनकी वैल्यू सेम है। ठीक है, एक वायर का एरिया भी दिया हुआ है
उसकी आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी दी हुई है। दूसरे वायर का आपको एरिया दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं दी हुई, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो दोनों वायर है उनका जो फ्लक्स है वो सेम है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स ए इज इक्वल टू फ्लक्स बी। सही है, फ्लक्स ए के अंदर बी है आपके पास 0.5 और टी है आपके पास 1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा आपके पास, यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 0.5। मेरी एक बात याद रखना कि अगर यहाँ पे 0.5 का आंसर आ रहा है और दोनों के अंदर जो फ्लक्स है वो सेम है, तो मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा उसका आंसर भी 0.5 आना चाहिए। यहाँ पे हमें ये बताया है कि यहाँ पे जो एरिया है, यानी बी ए कॉस थीटा के अंदर जो ए है इसकी वैल्यू है 0.5। इसकी वैल्यू है 0.5। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मैं कि बी की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं इसे 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 0.5 ही रहे, क्योंकि अगर आंसर 0.5 नहीं रहेगा तब मैं कहूंगा कि जो फ्लक्स है दोनों का अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू है 1, क्योंकि 1 × 0.5 = 0.5 और 0.5 इसका फ्लक्स होना चाहिए। तो पहली चीज़ हमें पता चल गई कि जो फ्लक्स है वो है 0.5। ठीक है, सॉरी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है 0.5। तो मतलब ऑप्शन ए और बी में से कुछ एक होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जीरो अगर मैं आपको बोलूं कि 0.5 इंटू कॉस 60, तो आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे इससे कॉस 60 का मतलब होता है आधा, मतलब आंसर आएगा 0.25। लेकिन क्या हमारे पास आंसर 0.25 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉस का एंगल हमारे पास होगा 0, क्योंकि एट कॉस 0 जो एंगल बनता है वो बनता है 1, मतलब जो कॉस 0 की जो वैल्यू है वो है 1। इसका मतलब ये है कि एट कॉस 0 हमें जो फ्लक्स मिलेगा दैट विल बी 0.5। कॉस 60 पे हमें फ्लक्स मिलता 0.25, जो कि आंसर नहीं है। मेरा बेटा सिंपली लगाओ, अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो ताकि आपका आंसर कंफर्म हो जाए। रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करें सर? 0.5 इंटू 1 इंटू कॉस 0 शुड इक्वल टू 1, should equal to 1 in order for this equation to make sense, in order for our deduction to make sense। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर 1 था। सही है, सॉरी, यहाँ पे आंसर 0.5 था। तो 0.5 इंटू 1 0.5, कॉस 0 1, 0.5 आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है मैं बहुत लंबी कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये सवाल किसी और तरीके से आ गया आपके लिए चांदी है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम एंड हैज रीच्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। याद रखना, टर्मिनल वेलोसिटी की जब भी बात हो जाए, टर्मिनल वेलोसिटी की जब भी बात हो जाए, याद रखना बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो हो चुकी है। बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो हो चुकी है। और याद रखना फोर्स का फॉर्मूला कि एफ फिजिकल्स टू एम इन टू ए। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो फोर्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। जब भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मिले, जब भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी में मिले, याद रखना फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो होती है। याद रखना फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो होती है। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर इज जीरो। टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली ये बताता है कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने से टेम्परेचर कितना, आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कितनी बढ़ती है या कम होती है। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है 0.5, पॉजिटिव 0.5, और मैं टेम्परेचर, लेट्स से मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका जो लेट्स से रेजिस्टेंस है उसकी 2 ओम्स। लेट्स से उसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम्स और उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट है 0.5। मैं आपको बोलूँ कि मैंने जब इसको 23 पे लिया तो इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, और जब मैंने इसको 24 पे लिया, 24 डिग्री सेल्सियस पे लिया, यानी 1 डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ा दिया, अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? तो 1 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस या केल्विन में बढ़ाने से 0.5 का चेंज आना चाहिए, यानी अब इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 2.5 ओम्स। सही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है कि 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी रेजिस्टेंस कितनी बढ़ रही है अगर पॉजिटिव है, कितनी कम हो रही है अगर नेगेटिव है, और अगर जीरो है तो मतलब टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे जीरो है, दिस इंडिकेट्स दैट द टेम्परेचर विल इन द राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन सेम। सही है, आगे आ जाओ। The path difference between two sound waves coming from a coherent source, जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। The wavelength of 50 सेंटीमीटर डन हो गया, एट अ पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर, ये आपको बता दिया आपका पाथ डिफरेंस।
यहाँ आपको बता दिया आपका पाथ डिफरेंस, द सुपर पोजिशन ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट प्रोड्यूसर। बीट्स होता तो फ्रीक्वेंसी बताई जाती, कोई ताल्लुक नहीं है। बीट्स का प्रोड्यूस होती है जब दो फ्रीक्वेंसी के अंदर बहुत छोटा मोटा गैप हो, तो आपको बीट्स प्रोड्यूस होती है। एको का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये बात करें हैं लाउडनेस की यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, या फिर साइलेंस की यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। याद रखना जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात होगी तो जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट विल बी एन टाइम, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट विल बी एन टाइम्स ऑफ लेमडा, दैट विल बी एन टाइम्स ऑफ लेमडा। पाथ डिफरेंस मेरा बेटा है 100 और एन की वैल्यू हमें नहीं पता, लेमडा की वैल्यू हमें पता है 50। 0 से 0 काटा 5 1 5 5 2 10। इसका मतलब है कि n की वैल्यू है 2। क्या n एक इंटीग्रल मल्टीपल है? क्या n एक इंटीग्रल मल्टीपल है लेमडा का? बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रल मल्टीपल कहलाते हैं। मेरा बेटा याद रखना कि अगर आपकी वैल्यू 1 2 3 4 5 आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो आपका पाथ डिफरेंस है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। और जब भी आपका पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होता है, हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है, उस सिनेरियो में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सही है। हमें दिख गया कि जो जो हमारे पास क्या कहते हैं पाथ डिफरेंस है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। इसका मतलब यह है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर वी ऑब्जर्व लाउडनेस। ये मैंने गलती से टिक कर दिया, वी ऑब्जर्व लाउडनेस। वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग ए स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग को कंप्रेस करो, एनर्जी स्टोर करो, छोड़ोगे एनर्जी निकल जाएगी। स्ट्रेचिंग ए स्ट्रिंग वही बात, खींच लो एनर्जी स्टोर करो, छोड़ोगे एनर्जी निकल जाएगी। रिलीजिंग ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, छोड़ रहे हो तो आपने पहले से एनर्जी स्टोर की हुई है, छोड़ दिया, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली, पोटेंशियल एनर्जी कम होकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी गिरती है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जब आप स्प्रिंग को छोड़ रहे हो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ऑप्शन सी। होल्डिंग द स्प्रिंग एट मैक्सिमम एक्सटेंशन, अगेन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो। A diver of mass m is swimming at the depth of h below the sea level। ठीक है, ये आपके पास आपका सी लेवल है, डाइवर है, मूव कर रहा है बिलो द सी लेवल। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं डाइवर को, ये हमारा एम मास वाला। इफ द रेफरेंस लेवल इज टेकन एट द सी लेवल देन द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। जाहिर सी बात है जब भी हम लोग ग्रेविटी का रेफरेंस लेते हैं वी टेक इट एट द लेवल ऑफ अवर सी लेवल। ठीक है, हम लोग कहते हैं सी लेवल पे ग्रेविटी की वैल्यू जी है, उसके ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव जी, उसके नीचे जाओगे तो नेगेटिव जी। सही है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। ठीक है, अगर ऊपर लोगे तो पॉजिटिव एम जी एच, नीचे लोगे तो नेगेटिव एम जी एच। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। सवाल, अ कांस्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट बाय द डिस्टेंस डी इन अ टाइम, द रेट एट विच द फोर्स इज डूइंग वर्क। सिंपली रेट एट विच द फोर्स इज डूइंग वर्क बोल दो, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल दो। फर्क है कोई? कोई फर्क नहीं है। रेट ऑफ डूइंग वर्क को मेरे बेटा क्या कहते हैं बताओ? रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। वॉट में लेते हैं पावर। पावर क्या होती है? वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन इज एफ इंटू एस और टाइम हो गया टी। तो पावर का फॉर्मूला पूछा है एफ डॉट डी। अच्छा, कभी कभार किताबों के अंदर एस और डी अलग अलग नहीं हो, मतलब एस और डी को वो कर लेते हैं, ऑल्टरनेट कर लेते हैं। हम लोगों ने अपनी किताबों में एस से पढ़ा है, हो सकता है आपने अपनी किताब में डी से पढ़ा। एस ले लो डी ले लो, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट को बता रहे हैं। एफ इंटू डेल्टा डी नहीं, ये सिर्फ वर्क का फॉर्मूला है। एफ इंटू टी नहीं, ये जग का फॉर्मूला है। एफ इंटू डेल्टा टी डी और डेल्टा टी, हाँ ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन सी। In a circular motion, if the displacement is kept constant, decreasing the radius will be simple है यार, S is to r theta, S is directly proportional to r। अगर थीटा कांस्टेंट है तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं रेडियस को, अगर हमने रेडियस को डिक्रीज किया तो एस भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी। डिक्रीज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर नहीं सॉरी लीनियर, एंगुलर थीटा से रिप्रेजेंट होती है और लीनियर एस से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है। When the force and displacement are in opposite direction, then the work done is said to be। समझो ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू एस कॉस थीटा। अगर कॉस की वैल्यू 180 डिग्री है जो कि यहाँ पे, क्योंकि देखो एंगल
डिस्प्लेसमेंट और इसके दरमियान एंगल क्या बना 180 डिग्री का। अगर कॉस की डिग्री वैल्यू 180 है तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो जो वर्क डन होगा वो भी नेगेटिव में होगा। In a step-up transformer, if the secondary voltage is increased by a factor of 10, then the current in the secondary coil will. सिंपल है। याद रखना जब भी आपको ट्रांसफार्मर की बात की जाएगी और नहीं बताया जाएगा कि ट्रांसफार्मर आइडियल है या नॉन आइडियल है, तो आपने कंसिडर ये करना है कि जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल है। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात यह है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉस नहीं होता। इसका मतलब है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वायर का जो वी आई होगा वो कांस्टेंट होगा। जो वी आई होगा वो कांस्टेंट होगा इन द सेंस कि जितना प्राइमरी कॉइल का वी आई होगा उतना सेकेंडरी कॉइल का वी आई होगा। अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो मुझे करंट कम करके इसको कंपनसेट करना होगा। यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज कम कर रहा हूँ तो मुझे करंट बढ़ा के इसको कंपनसेट करना होगा। आगे जो वी आई का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम है। तो अगर ये हमसे ये कह रहे हैं कि हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया विद फैक्टर 10, तो अब मैं करंट को विद फैक्टर 10 कम करूंगा इन ऑर्डर टू कंपनसेट द प्रोडक्ट। यह समझो भी बात समझो कि जो पावर है इसकी वैल्यू आ रही है लेट्स से 100। लेट्स से जो पावर है उसकी वैल्यू है 100। अगर मैं पहले वोल्टेज को 10 ले रहा था और मैं करंट को 10 ले रहा था तो मेरी पावर की वैल्यू 100 आ रही थी क्योंकि वी इंटू आई। अगर मैं बोल दूं कि अब मैंने वोल्टेज को 100 कर दिया है तो इन ऑर्डर फॉर मी टू कीप द इक्वेशन कांस्टेंट मुझे करंट को बंद करना पड़ेगा। मुझे करंट को बंद करना पड़ेगा। अगर मैंने करंट को बंद नहीं किया तो पावर हमारे पास बढ़ जाएगी विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो जितना मैंने वोल्टेज को बढ़ाया उतना ही मैं करंट को कम कर रहा हूँ, यानी ऑप्शन बी। व्हेन द ड्रॉपलेट रीचेस इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज अभी पढ़ा था 0 हो जाती है। According to Newton's original formula, the underestimated speed of sound in the air because he। हाँ सही है। यह देखो जब न्यूटन की बात की गई थी ना तो न्यूटन ने हमें बोला था कि जब भी जो साउंड है वो ट्रेवल करती है ट्रेवल्स इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के इसका मतलब ये था कि क्योंकि हमारे पास साउंड इतनी जल्दी जल्दी प्रोपोगेट करती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है। उसके बाद लेप्लास भैया है, लेप्लास ने बोला नहीं तुमने गलती की। तुमने गलती ये की कि तुमने कंसिडर किया कि जो साउंड है वो आइसोथर्मल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को प्रोपोगेट करती है, बहुत जल्दी एनर्जी आती है और एनर्जी लूज होती है। इवन देन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। अलबत्ता ये होता है कि जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, मतलब ना एनर्जी बाहर जाती है ना एनर्जी अंदर आती है। ऐसे सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम कहा जाता है। तो न्यूटन ने बेसिकली कहा ये था कि जो साउंड मूव कर रही है वो हमारे पास आइसोथर्मल में मूव कर रही है। दैट्स द रीजन वाई हमारे पास एक एरर आया था। द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन द टू चार्जेस लाइज इज बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। सही, द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज एट द मिड पॉइंट क्लोजर टू द नेगेटिव चार्ज नोवेयर इन बिटवीन। याद रखना जब भी दो सेम चार्जेस होते हैं ना दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी जीरो नहीं होती। दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी जीरो नहीं होती। ठीक है, वो तब होता है जब लाइक चार्जेस हो। जब लाइक चार्जेस होते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो होते हैं। इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉग है कौन सा कम स्ट्रॉग है। अगर दोनों बराबर होते हैं तो बीच में जीरो होती है, बट अगर दो अपोजिट चार्जेस हो तो कहीं पे जीरो नहीं होती। ये बात याद रखना। नो वे बिटवीन। कंसीडर दीज टू वेक्टर्स a is equal to 2i plus 3j, b is equal to negative 6i plus 4j। the angle between these vectors है। डॉट प्रोडक्ट से निकाल लो। a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला से a डॉट b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2i ब्रैकेट 2i ब्रैकेट माइनस 6i प्लस ब्रैकेट 3i ब्रैकेट 3j सॉरी माइनस होगा बल्कि प्लस ही होगा ब्रैकेट 4j। सही है, -12i -12 माइनस प्लस 12, 12 से 12 कट गया तो 0 इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब आएगी जब एंगल 90 डिग्री का हो। इसका आंसर होगा 90 डिग्री। समझ में आया। हमने सिंपली ये कहा कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कब 0 आती है, एंगल 0 पे होता है तो मैक्सिमम आती है, एंगल 180 पे होता है तो नेगेटिव में आती है, और अगर एंगल 90 डिग्री पे होता है कॉस का तो वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू इस वजह से 0 आई है क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो हमें एंगल पता चल गया। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ
is a straight line inclined up at an angle of 45 degree. Velocity of the body according to this graph, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये आपके पास आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये आपके पास आपका टाइम आ गया, सॉरी उल्टा, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये आपका टाइम आ गया, जो वेलोसिटी बनी वो बीच में बनी एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। देख सकते हो जो हमारे पास लाइन है स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन बताती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट है। A 150 kg car has its velocity reduced from 20 meter per second to 10 meter per second in 3 seconds. How large was the average returning force? ठीक है, F इजिकल्स टू एम ए का फॉर्मूला याद है। मास कितना है 150, एक्सेलरेशन कितनी है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ है आपके पास 10, वी आई है आपके पास 20, टाइम है 3 सेकंड का। ठीक है, 3 1 3 3 5 15 0, 550 इंटू 10, बस ये 10 आया, सही है। 500 न्यूटन की फोर्स है। बहुत आसान सवाल है लेकिन सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन वेव्स रिक्वायर टू सोर्सेज विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, नहीं। टू सोर्सेज, टू कोहेरेंट सोर्सेज, बिल्कुल। अ सिंगल सोर्स, नहीं। सिंगल सोर्स पे तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों तो हटा दो। टू सोर्सेज विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, नहीं, इंटरफेरेंस नहीं होगी पे, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए वेव लेंथ बराबर होना जरूरी है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर होना जरूरी है। और अगर वेव लेंथ बराबर होगी तो फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगी, ये बात याद रखना, क्योंकि वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन अगर वेव लेंथ किसी की 5 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1/5 होगी, और अगर किसी और की भी वेव लेंथ 5 है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी 1/5 होगी। बराबर है, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर है। तो दे नीड टू हैव कोहेरेंट सोर्सेज। फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट होगी तो इंटरफेरेंस नहीं होगी। A gas expanded from 1 meter cube to 3 meter cube at a constant pressure of 2 Pascal. Work done is equals to P delta V. प्रेशर कितना है 2, डेल्टा V कितना है 3 minus 1 2, यानी 4 joules. Simple as that. If frequency of AC is double, then the inductive reactance will become. फ्रीक्वेंसी डबल होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? XL is equals to 2 pi FC, 2 pi FL, sorry. XL is directly proportional to FL. XL अगर फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो एक्सेल भी डबल होगी, इसका मतलब है बी डबल। सिंपल एज दैट। सही है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कब देखते हैं? जब हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट देखते हैं तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होती है दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। उसी तरह कैपेसिटर के अंदर एक चीज होती है इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अरे ये तो बहुत हल्का सवाल है, ये तो वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल सवाल है। बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि जब वैक्यूम था तो फोर्स इतनी थी, अब जब मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है तो फोर्स कितनी होगी? मीडियम की रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव आपकी वो ये है, रिलेटिव क्या कहते थे उसको, परमिटिविटी है। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर। एफ की वैल्यू है आपके पास 28, एफ डैश की वैल्यू है 2.8, 28, 28 बन जा 28 10 जा 10 है इसका आंसर। सही है। अच्छा, ये कैलकुलेशन का तरीका मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ऊपर 28 लिखा हुआ है, नीचे 2.8 लिखा हुआ है। अगर मैं डेसिमल हटा दूंगा तो ऊपर 10 लगा दूंगा, ऑब्वियसली बात है। 28 बन जा 28 10 जा 280। सिंपल है दैट। कोशिश करो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर लो, कैलकुलेशन फास्ट कर ली मजे से खेलोगे। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल कहता है कि बॉडी मूव्स अराउंड सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ 10 रेडियस 10। ठीक है, रेडियस हमें पता चल गया 10 है। फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, मतलब हमारे पास बॉडी जो ए टू बी ट्रेवल कर रही है, सही है। और इससे डायमीटर के एक साइड से दूसरे साइड पे ट्रेवल किया। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट विल बी, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। सबसे पहले याद रखना डायमीटर इज इक्वल टू 2r, डायमीटर की जो वैल्यू होगी वो 2r की होगी। और क्योंकि बॉडी ने सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल किया, यानी सर्कल की सर्कमफेरेंस पे ट्रेवल किया, तो एक सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है, एक सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। उसका फॉर्मूला होता है 2πr। इसका मतलब ये है कि अगर सेमी सर्कल पर ट्रेवल किया तो 2πr डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट गया। बॉडी ने पाई आर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, पाई आर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और डिस्प्लेसमेंट किसका ट्रेवल किया? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया 2r का, क्योंकि डायमीटर पर ट्रेवल किया। यार एक बात देखो ना, ए टू बी जा रही है, स्ट्रेट लाइन पाथवे में जा रही है, डायमीटर स्ट्रेट लाइन पाथवे होगा। स्ट्रेट लाइन पाथवे क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। याद रखना, अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को मत भूलना। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 2r, डिस्टेंस क्या हो गया r, पाई आर डिवाइड बाई 2r, r से r कट गया पाई बाई 2। ऑप्शन
सी। सही है। दिखने में ये सवाल मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपको रेडियस की वैल्यू दी हुई है, तो हो सकता है कोई बच्चा सोचे कि अब हमें 2r की जगह 20 लिखना होगा। 20 नहीं लिखना। सही है, होशियारी लगाओ। A body is projected with a speed of v, making an angle of theta with the horizontal and covers the horizontal range r. If the speed is double, then the new range will become. रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा? रेंज का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर। तो अगर मैं कह दूं कि मैंने वेलोसिटी ट्वाइस कर दी तो रेंज 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम्स है। रेंज 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, वेलोसिटी डबल करने से रेंज 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो आंसर होगा 4r। A ball of mass m strikes a ball and rebounds with the same speed in the opposite direction। ठीक है, हमने एक बॉल को पकड़ा, हमने एक बॉल को दीवार से लगा दिया और बॉल दीवार से लग के वापसी आ गई। बॉल का मास है m। द इनिशियल डायरेक्शन इज पॉजिटिव। टेकिंग द इनिशियल डायरेक्शन इज पॉजिटिव, द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बिकम। ठीक है, मैं कह दूं जब मेरी बॉल ऐसे जा रही थी तो इसका मोमेंटम था mv, और जब मेरी बॉल अब वापसी आ रही है इसका मैं मोमेंटम लूंगा नेगेटिव mv। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मुझे इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी एफ माइनस पी आई, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को हमने ले लिया नेगेटिव एम वी माइनस एम वी। एम वी कौन सा? इनिशियल मोमेंटम था, बॉडी का जाते हुए मोमेंटम एम वी था, आते हुए मोमेंटम नेगेटिव एम वी हो गया। माइनस एम वी या माइनस एम वी माइनस 2mv। ऑप्शन सी सही है। A point charge lies at from 3 meter from a 5 microcoulomb charge and 4 meter from a negative 3 coulomb charge, microcoulomb charge। ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज अभी फ्रॉम 5 कूलम चार माइक्रोकूलम। सही है, टूवर्ड्स 5 माइक्रोकूलम। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं होती, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है। अवे फ्रॉम द 3 कूलम चार्ज हमेशा नेगेटिव की तरफ होगी। परपेंडिकुलर टू द फजूल सवाल है, या इसको सॉल्व मत करना, इसको खुदा के वास्ते सॉल्व मत करना। हमेशा याद रखना मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर होती है, नेगेटिव के करीब होती है। तो जिस आंसर करना पॉजिटिव के करीब है वही आपका आंसर होना चाहिए, जो है ऑप्शन डी। अब बच्चा इसको बैठ के सॉल्व करेगा, वो पूरा पूरा वो लगाएगा, टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, अकल लगाओ अकल। द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। यार एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, एक इक्वेशन में पढ़ी है, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन कहती है कि जब भी आप आइडल फ्लूइड की बात करोगे, जब भी आप किसी भी आइडल फ्लूइड की बात करोगे तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द डिक्रीज ऑफ प्रेशर। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो प्रेशर कम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी टू बी कांस्टेंट। जो हमने पहले बात की थी ना वोल्टेज और करंट वाली, कि एक बढ़ा के दूसरा कम करना पड़ता था, तो बेसिकली मेक इट कांस्टेंट, वही सेम चीज होती है यहाँ पे। ये बर्नौलीज इक्वेशन हमसे कहती है। The electric field at a point due to a point charge is 200 microcoulomb, Newton per coulomb. Sorry. If suppose a negative 4 test charge is placed at the point, then the magnitude of the electric field and the electric force is। सबसे पहली बात, क्या यहाँ पे सोर्स चार्ज को छेड़ने की बात की गई है? क्या यहाँ पे सोर्स चार्ज को छेड़ने की बात की गई है? नहीं की गई। मेरा बेटा एक बात का अपने दिमाग में बिठा के रख लो, दिमाग से नहीं निकालना, कि जब भी आपसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की या पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट चार्ज, द सोर्स चार्ज। कि वो सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है और कौन सा मीडियम। अगर सोर्स चार्ज वही है और मीडियम चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कभी फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू नेगेटिव के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है चार्ज के, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है मीडियम कौन सा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। क्या यहाँ पे टेस्ट चार्ज का कोई ताल्लुक है? नहीं है। जब यहाँ पे टेस्ट चार्ज का कोई ताल्लुक नहीं है तो टेस्ट चार्ज का ज़्यादा कम होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रहेगी। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 200 थी तो 200 ही रहेगी। इन 3 ऑप्शन में से कुछ होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला एक और है, ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और हमें चार्ज की वैल्यू पता है तो फोर्स निकालने में क्या मसला है? ई इंटू क्यू इज इक्वल टू एफ। ई हमारे पास है 200 और ये है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास हो जाएगी 800। ऑप्शन सी। इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द टर्मिनल वोल्टेज बिकॉज इट, बेसिकली हमारे पास जो बैटरी होती है उसके अंदर हमारे पास पावर लॉस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अपोजिट करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी होगा।
द एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल एज अ बॉडी। बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं कि आपने एक सर्कल बनाया, आपने सर्कल के अंदर ये आपका लेट्स से रेडियस है, तो जो एंगल सर्कल के अंदर कवर होता है हम सबको पता है, इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर बाहर से देखा जाए तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ड्यूरिंग ड्रिलिंग अ मेटल सर्फेस द ड्रिल बिट हीट्स अप, दिस हीट कम्स फ्रॉम द बेसिकली वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन होती है। जब भी आप वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन करोगे तो आपको कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन। उस ओवरकम करने के चक्कर में हम लोग जो एनर्जी लूज करते हैं दैट इज आवर वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। If 2 joules of work is done in moving 2 coulombs of a charge from one point to another, the potential difference between the charges, सही है, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। ठीक है, तो अगर हम लोग टेस्ट चार्ज ले रहे हैं तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 होती है, और बल्कि चार्ज की हमें वैल्यू दी हुई है, टेस्ट चार्ज नहीं है, 2 कूलम का चार्ज है तो 2 आ जाएगा नीचे, वर्क डन भी 2 है तो इसका आंसर होगा 1। तो ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट है। द मोशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है उसका जो पार्टिकल होता है उसके अलॉन्ग मूव करता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव का पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करता है, यानी परपेंडिकुलर मूव करता है। ऑप्शन सी। इन अ लेमिनर फ्लो इट्स एडजेसेंट लेयर, याद रखना लेमिनर फ्लो हमारे पास ऐसा होता है कि जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के थ्रू स्लाइड करती हैं, जबकि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर वो एक दूसरे से जंबल डाउन होती है, यानी सी। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल हाफ रेवोल्यूशन टर्म्स ऑफ रेडियन। देखो एक बात रखना, जो पूरा सर्कल होता है उसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई, हाफ का मतलब है पाई, तो पाई हो जाएगा हमारे पास 180, तो पाई 180 डिग्री यानी पाई एंगल। इफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे एंड बी इज इक्वल टू 4i प्लस बी जे, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मेरे बेटा एक बात देखो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में सिर्फ इतना फर्क है कि जो बी वेक्टर है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ ए। मतलब अगर मैं ए वेक्टर को ऐसे बनाऊँ और मैं बी वेक्टर को ऐसे बनाऊँ तो दोनों में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का है, क्योंकि जो टेल है वो डायरेक्शन बताती है और जो बॉडी है वो हमें, सॉरी जो हेड है वो डायरेक्शन बताता है और जो बॉडी है वो हमें मैग्नीट्यूड बताती है। तो ए और बी वेक्टर के अंदर फ़र्क किस चीज़ का है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड का है। इसका मतलब ये इनका जो एंगल होगा वो एक दूसरे के सेम होगा, यानी इनके दरमियान 0 डिग्री का एंगल होगा। अगर ए क्रॉस बी की बात की जाए तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा के अंदर अगर थीटा की जगह पे मैं 0 लिख दूंगा तो जो पूरी इक्वेशन होगी वो 0 बन जाएगी, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0।